भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का रांची पहुंचने पर भव्य स्वागत। विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में होंगे शामिल, प्रबुद्ध जनों से करेंगे संवाद। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज, इंडी गठबंधन में अब तक फंसा है पेंच। भाजपा में लगातार विमर्श, एसआईआर को लेकर रांची के सभी बूथों पर विशेष कैंप। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को सफलता, लातेहार से एक माओवादी पकड़ाया, रांची के नगड़ी इलाके से पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। और धनबाद में राज्य सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज, टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग। सैफ महिला फुटबॉल के फाइनल में आज भारत और बांग्लादेश की भिड़ंत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आश्वस्त कराया है कि वैश्विक संकटों का सामना करते हुए देश अटूट संकल्प के साथ सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। दमन में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और इस वर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए अंतिम तिमाही में विकास दर 7.8% रही। वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। 7.7 और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। 7.8 और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। हर भारतीय को गर्व हो, ये है उसकी गति। आज देश जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल रहा है, आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इतना विकास हो रहा है, गरीब कल्याण को लेकर इतने बड़े स्तर पर जो काम चल रहा है, इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज देश बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा विमानपत्तन परिसर में उनका नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन रांची पहुंचे हैं। 2 दिवसीय प्रवास के क्रम में वे विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सांसदों और विधायकों के साथ विमर्श करेंगे। रांची में आज वे प्रबुद्ध जन संवाद में भी हिस्सा लेंगे। और अब बात राज्यसभा चुनाव की। राज्य में 2 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। राज्यसभा चुनाव पर चर्चा के लिए बैठकों का दौर भी जारी है। इंडी गठबंधन में तालमेल और प्रत्याशी के विषय पर पेंच फंसा हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 जून तक नामांकन कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर 18 जून को मतदान कराया जाएगा। विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए 1 सीट पर उम्मीदवार उतारेगा। हालांकि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। रांची में कल भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा घोषित उम्मीदवार को पार्टी के सभी विधायक समर्थन देंगे। उन्होंने इंडी गठबंधन में बिखराव की स्थिति की भी चर्चा की। पार्टी 1 सीट के लिए अपना उम्मीदवार देगी।
केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। कैंडिडेट रात कल घोषणा हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के जो भी प्रत्याशी केंद्र डिसाइड करेगा, पूरे विधायक एनडीए के दल के साथ साथ हम लोग सभी मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। कल कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के को लेकर एक प्रत्याशी की अपना घोषणा की और कुछ दिन पहले उनके प्रभारी और उनके उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के आके यहाँ बात भी हुई और क्या चर्चा हुई नहीं चर्चा हुई तो कांग्रेस और जेएमएम ही बता पाएंगे। लेकिन प्रत्याशी कांग्रेस को बिना तालमेल और बिना बात के उतार देना स्वाभाविक है, किसी को मन में पिंच करेगा ही। जिस तरह से बिहार में जेएमएम के साथ कांग्रेस आरजेडी ने व्यवहार किया था और जेएमएम के पास संख्या है, सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने 2 सीट पर घोषणा की है, प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। हमको लगता है बहुत जल्दी वो भी होगा। उधर कांग्रेस विधायक दल की भी कल रांची में बैठक हुई। इस दौरान राज्यसभा चुनाव और अन्य राजनीतिक विषयों पर लंबी चर्चा चली। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि इंडी गठबंधन राज्य में एकजुट है। झारखंड में झामुमो के नेतृत्व में गठबंधन सरकार चल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर पार्टी राज्यसभा चुनाव में सहयोग का आग्रह करेगी। इधर कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भूपेश बघेल और अजय शर्मा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, क्योंकि देश को, राज्य को जरूरत है कि धर्मनिरपेक्ष ताकत एकजुट रहे, गठबंधन एकजुट रहे। जिस मोड़ पर देश, जिस मोड़ पर राज्य खड़ा है, ऐसे में से अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो केवल एक राज्यसभा का चुनाव का सीट नहीं है। इस देश के उस तमाम लोगों का जो संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का भी सवाल है। हम सब प्रयास करेंगे इस खाई को पाटे, उनके पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और फिर बातों का जो थोड़ी बहुत दूरी बढ़ी है उससे समाधान करने का प्रयास करेंगे। एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं की मैपिंग को लेकर आज रांची के सभी बूथों पर विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। इस दौरान बीएलओ अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग कर रही हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 15 जून तक इस काम को पूरा करने का निर्देश दिया है। रांची में लगाया गया यह शिविर आज शाम 4 बजे तक चलेगा। कल भी सवेरे 8 बजे से शाम 4 बजे तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। इससे आम जनता को कुछ भी परेशानी नहीं हो रही है। वो सुबह से ही आ रहे हैं, आके अपना मैपिंग का कार्य है वो करवा रहे हैं। जितने भी लोग अनमैप्ड हैं वो लोग अपना आके मैपिंग का काम करवा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आम जनता को ना हो। 2026 का जो मैपिंग है वो हो रहा है। लोग से हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आके अपना मैपिंग करवा ले। 2003 की लिस्ट भी यहाँ मौजूद है और 2026-24 का भी लिस्ट यहाँ मौजूद है। इसे देख के अपने सारे बीएलओ बैठे हुए हैं, ये अपने देख के आके मैपिंग करवा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में विकास और जन कल्याण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में कल एक प्रेस वार्ता के जरिए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई तथा महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगामी झारखंड दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा में तैयारियों और उत्साह का माहौल है। रांची में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का झारखंड की धरती पर पहला आगमन कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पर पहली बार आगमन हो रहा है, तो उनको तहे दिल से आभार, उनका अभिनंदन। और आप चूँकि 2 दिवसीय उनका कार्यक्रम है, 2 दिनों का 6 और 7 को, तो बहुत ही हमारे कार्यकर्ता पहली बार चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है, इस निमित्त कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। और निश्चित रूप से ये हम सबको पूरा विश्वास है कि उनके आने के बाद कार्यकर्ता बिल्कुल उत्साहित होकर वो उनके स्वागत के लिए लोग बहुत बेसब्री के साथ उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं।
और उनके आने के बाद अलग अलग माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ उनका मिलना, उनका संवाद और ये जो 2 दिवसीय दौरा है उसके माध्यम से झारखंड प्रदेश के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा का अनुभव भी होगा, उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार भी होगा। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में 2 सीटों पर होने वाली आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने राज्य के सत्ताधारी गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि झामुमो, कांग्रेस और राजद के बीच अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है। गठबंधन का कि आपस में ही इनका खींचतान है, सरकार की स्थिति ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं काफ़ी बयानबाजी आपस में लोगों का, यानी कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी के लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शायद ठीक नहीं है जो दिख रहा है। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि राज्यसभा का चुनाव है और हम आपने पूछा तो निश्चित तौर पे पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय भी लिया जाएगा। वहीं जब केंद्रीय मंत्री से भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार के नाम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित और लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ही लिया जाता है। बहरहाल राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे को अहम माना जा रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास और प्रणय के साथ सूरज की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विभिन्न पहलों और सुधारों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। जीडीपी में भी वृद्धि हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि दुनिया भर के निवेशक भारत में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं। डिजिटल इकोनॉमी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बदौलत भारत पहले ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पसंद बन चुका है। अब वित्त मंत्रालय ने निवेश को और आसान बनाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। बजट 2026-27 में की गई घोषणा को लागू करते हुए सरकार ने विदेश में रहने वाले व्यक्तिगत निवेशकों यानी इंडिविजुअल पर्सन्स रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए भारतीय शेयर मार्केट के दरवाजे और खोल दिए हैं। अब PROI भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए भारतीय लिस्टेड कंपनीज के शेयर में निवेश कर सकेंगे। इतना ही नहीं, किसी एक कंपनी में PROI निवेश की सीमा 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। वहीं सभी PROI निवेशकों के लिए कुल निवेश सीमा 10% से बढ़ाकर 24% की जा रही है। सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को भी और आकर्षक बनाने के लिए कदम उठाए हैं। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को लंबी अवधि वाले सरकारी प्रतिभूतियों और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में निवेश के ज्यादा अवसर मिलेंगे। साथ ही कई निवेश संबंधी प्रतिबंध जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट, कंसंट्रेशन लिमिट और सिक्योरिटी वाइज लिमिट को हटाने का फैसला लिया गया है। हालांकि कुल निवेश सीमा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में 6% और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में 2% बनी रहेगी। सबसे बड़ी राहत टैक्स को लेकर दी गई है। अब विदेशी निवेशक अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करेंगे तो उस निवेश से होने वाली ब्याज की कमाई और मुनाफे पर उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये छूट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। सरकार का मानना है कि इससे पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और सॉवरेन वेल्थ फंड्स जैसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत की ओर आकर्षित होंगे। कुल मिलाकर लक्ष्य साफ है, भारत में निवेश को आसान बनाना, विदेशी पूंजी को आकर्षित करना और देश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में और मजबूत बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 जून तक बढ़ा दी है। सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की वेरिफिकेशन और प्रश्नों की री-एवोल्यूशन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाने का फैसला किया है। पहले वेरिफिकेशन और री-एवोल्यूशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जून थी, अब इसे बढ़ाकर 7 जून तक कर दिया गया है।
सीबीएसई ने कहा है कि ये फैसला छात्रों को अतिरिक्त समय और बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकें। सीबीएसई की आईटी सिस्टम पर बड़े साइबर हमले हुए हैं। इस दौरान अनाधिकृत रूप से फाइल एक्सेस करने की कई कोशिशें की गई। सीबीएसई ने हालांकि सभी प्रयासों को विफल कर दिया और कोई डेटा लीक नहीं हुआ। सीबीएसई ने अपनी पोस्ट रिजल्ट सेवा पोर्टल पर साइबर हमलों को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सीबीएसई के मुताबिक 24 घंटे और 7 दिन निगरानी के जरिए सभी हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया। डेटा में कोई सेंध नहीं लगी और न ही सिस्टम से कोई समझौता हुआ है। बोर्ड ने मामले की विस्तृत जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सीबीएसई के अनुसार ये पोर्टल 2 जून 2026 को शुरू किया गया था ताकि कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन, अंक पुनर्गणना और साथ में पुनर्मूल्यांकन जैसी परीक्षा पश्चात सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। बोर्ड ने बताया कि 3 दिन के दौरान पोर्टल पर बार-बार साइबर हमले किए गए। इन हमलों में देश और विदेश के विभिन्न आईपी एड्रेस से बड़ी मात्रा में हानिकारक ट्रैफिक भेजा गया। प्रारंभिक जांच से संकेत मिले हैं कि हमलावरों का उद्देश्य प्लेटफॉर्म को अस्थिर करना, वास्तविक उपयोगकर्ताओं की पहुंच बाधित करना तथा राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कार्य करने वाले तत्वों द्वारा अनधिकृत रूप से सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करना था। सीबीएसई ने कहा कि हमलों की प्रकृति, पैमाने और उनके सुनियोजित तरीके को देखते हुए मामले को गंभीरता से लिया गया। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट से संपर्क कर विस्तृत जांच शुरू करने का अनुरोध भी किया गया है। हालांकि बोर्ड ने स्पष्ट किया कि इन दुर्भावपूर्ण प्रयासों के बावजूद इसके सभी सिस्टम और डेटाबेस पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब तक किसी भी प्रकार के डेटा लीक, डेटा से छेड़छाड़ या अनधिकृत पहुंच का कोई प्रमाण नहीं मिला है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ मिशन लाइफ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। 7 लक्ष्यों को केंद्रित कर मिशन लाइफ पर्यावरण अनुकूल सतत जीवन शैली को बढ़ावा दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। हर फैसले से पहले ये जरूर विचार किया जाना चाहिए कि इसका हमारी धरती पर क्या असर होगा। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के पीछे यही भावना है। धरती का बढ़ता तापमान, घटते प्राकृतिक संसाधन और प्रदूषण का बढ़ता संकट, ये चुनौतियां हर साल गंभीर होती जा रही हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम सभी अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव करें तो इस समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। इसी मकसद से प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को मिशन लाइफ अभियान यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की, जिसमें लोगों को रोजमर्रा की आदतों में छोटे बदलाव करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे ऊर्जा की बचत और कार्बन फुटप्रिंट में कमी हो सके। मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के साथ जीवन जीने की पहल, ये सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है जो हर व्यक्ति और समुदाय को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। मिशन लाइफ ने 7 प्रमुख विषय तय किए हैं, जिनमें शामिल है पानी बचाओ, ऊर्जा बचाओ, कचरा कम करो, ई कचरा कम करो, एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रयोग कम करो, स्थायी खाद्य प्रणालियों को अपनाओ और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। अगर दुनिया के 1 अरब लोग ये अपनाएं तो इसका असर बेहद बड़ा हो सकता है। जैसे ट्रैफिक लाइट या रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ी का इंजन बंद करने से सालाना करीब 22.5 बिलियन किलोवाट घंटा ऊर्जा बचाई जा सकती है। जरूरत न होने पर नल बंद रखने से लगभग 9 ट्रिलियन लीटर पानी की बचत संभव है।
प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग से 375 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा कम होगा और इसी तरह खराब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सही ई वेस्ट रिसाइकलिंग में देने से करीब 0.75 मिलियन टन ई कचरा फिर से उपयोग में लाया जा सकता है और बचा खाना खाद में बदलने से अरबों टन भोजन कचरे में जाने से बच सकता है। आईपीसीसी मूल्यांकन रिपोर्ट 6 के मुताबिक इन बदलावों को अपनाने से 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 40 से 70% की कमी ला सकते हैं। मिशन लाइफ का सबसे बड़ा प्रभाव एक पेड़ माँ के नाम अभियान में देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर इस अभियान की शुरुआत की। 31 दिसंबर 2025 तक इस अभियान के जरिए कुल 262.4 करोड़ पौधे लगाए गए। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ माताओं के प्रति सम्मान और प्रेम भी दिखाना है। मिशन लाइफ ये संदेश देता है कि छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्य में नक्सल विचारधारा लगभग अस्त हो चुकी है। बचे खुचे नक्सली जहां मुख्य धारा में लौट रहे हैं, वहीं इन राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ राज्य में अभियान जारी है। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है, जो काफी लंबे समय से फरार चल रहा था। इधर रांची के नगड़ी इलाके से पुलिस ने पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के क्रम में पुलिस ने इन्हें दबोचा। इन उग्रवादियों के पास से पीएलएफआई का पर्चा बरामद किया गया है। इधर जमशेदपुर में पुलिस ने हथियार और कारतूस की सप्लाई करने वाले एक गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जुगसलाई थाना क्षेत्र से गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि इस अपराधी के पास से मैगजीन, मोबाइल और 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। रोड है, वहाँ का एक युवक जो है वो हम लोग को गिरफ्तार किया गया। वो युवक पकड़ा गया। उसका नाम आपका है सैयद अदनान मिर्जा। ये ओल्ड पुरुलिया रोड में रहता है। इसके पास एक स्विफ्ट गाड़ी है और उस गाड़ी को लेकर के जब हम लोग थाना आए तो उसके स्वीकारोक्ति बयान पर गाड़ी के पीछे सीट के नीचे से जो है मैगजीन और उसमें लोडेड 2 गोली बरामद किया गया है। धनबाद में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो को स्थानीय लोगों ने आवेदन देकर जिले में अवैध लॉटरी के बढ़ते कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए इसकी रोकथाम की मांग की है। श्री महतो ने भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और भोले भाले लोग शिकार हो रहे हैं। सरकार इसके खिलाफ स्पष्ट नीति बनाए और अवैध लॉटरी के कारोबार पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इधर जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने अवैध लॉटरी के मामलों में साक्ष्य उपलब्ध कराने का लोगों से आग्रह किया। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं तेजी से ये फल फूल रहा है और बढ़ावा भी मिल रहा है। शहरी क्षेत्र में निश्चित रूप से पुलिस का दबाव पर या और जो यह सक्रियता पर जिसके कारण शहरी क्षेत्र में नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत तेजी से हो रहा है और अवैध रूप से हो रहा है। इससे सरकार को कोई राजस्व भी नहीं मिल रहा है और भोले भाले लोग, गरीब लोग ठगे जा रहे हैं। कोई ऐसा जगह है या कोई ऐसा आदमी है तो आप मेरे से व्यक्तिगत साझा कीजिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गोड्डा समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में जिला समाज कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। इसमें विभागीय योजनाओं की वर्तमान स्थिति, प्रगति, उपलब्धियों और लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा कर प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। हजारीबाग में गोंदुलपारा खनन परियोजना के तहत अदानी फाउंडेशन ने पौधरोपण, जूट बैग वितरण, पेंटिंग और स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। करीब 300 पौधे लगाए गए और पर्यावरण संरक्षण व प्लास्टिक मुक्त जीवन का संकल्प दिलाया गया।
गोड्डा में जीतपुर खनन परियोजना ने डीएवी पब्लिक स्कूल गोड्डा में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। 200 से अधिक पौधे लगाए गए और पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन तथा हरित भविष्य के लिए सामूहिक प्रयासों का संदेश दिया गया। सिमडेगा में खाद्य सुरक्षा विभाग और तंबाकू निषेध टीम ने संयुक्त छापेमारी तथा जागरूकता अभियान चलाया। दुकानों की जांच की गई तथा विद्यार्थियों को संतुलित आहार, फोर्टिफाइड फूड लेबलिंग और तंबाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। बोकारो में उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की बैठक में पर्यटन स्थलों के विकास, सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं और प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। प्रथम चरण में प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास तथा पंचायतों में इको फ्रेंडली पार्क बनाने पर सहमति बनी। साहिबगंज समाहरणालय सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसमें पात्र मतदाताओं को जागरूक कर अभियान को सफल बनाने हेतु सभी दलों से सक्रिय सहयोग की अपील की गई। बढ़ेंगे आगे। धनबाद में आयोजित सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग जारी है। इस प्रतियोगिता में 19 जिलों के 540 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। धनबाद में आयोजित सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। उद्घाटन समारोह के दौरान आयोजन समिति के पदाधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों ने देश के इस पारंपरिक खेल की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए सभी खिलाड़ियों का जोरदार उत्साहवर्धन किया और उन्हें सच्ची खेल भावना के साथ मैट पर उतरने की शुभकामनाएं दी। झारखंड के कोने कोने से है ना प्रतिभावान, ऊर्जावान बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो युवा अवस्था है, भटके हुए लोग हैं, परेशान है, पढ़ाई नहीं है, मारपीट है, एनर्जी भरपूर है, उस एनर्जी को खेल के बहाने हम लोग एक पॉजिटिव दिशा में देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे लिए एज ए टीचर। सैफ महिला फुटबॉल के फाइनल में आज भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा। यह मैच गोवा में शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय खेल प्रशंसकों को टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इस प्रतियोगिता में अब तक भारतीय बेटियों ने दमदार प्रदर्शन के जरिए अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया है और टीम खिताब से एक कदम दूर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का रांची पहुंचने पर भव्य स्वागत। विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में होंगे शामिल, प्रबुद्ध जनों से करेंगे संवाद। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। इंडी गठबंधन में अब तक फंसा है पेंच। भाजपा में लगातार विमर्श। एसआईआर को लेकर रांची के सभी बूथों पर विशेष कैंप। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को सफलता। लातेहार से एक माओवादी पकड़ाया। रांची के नगड़े इलाके से पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। और धनबाद में राज्य सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज। टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग। सैफ महिला फुटबॉल के फाइनल में आज भारत और बांग्लादेश की भिड़ंत।